नमस्कार दोस्तों, रिच वैद्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीप शोरान। रिच वैद्य के स्टडी में आज हम सिरशूल में वस्ती से सफल इलाज इसे डिस्कस करेंगे। आपको इसे ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें आपके लिए रहेगा एक क्वेश्चन जिसके आंसर को आपने फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर से रिप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। घटना मालेगांव महाराष्ट्र की है, जहां पर एक चातुर्मास में एक जैन साध्वी प्रवचन के लिए आती हैं। उनको लास्ट 2 ईयर से स्वीयर हेडेक की कंप्लेंट है। तो उनके एक अनुयायी जो कि नाना जोशी जी के स्नेही थे, वो नाना को बुलाते हैं कि आप इनका ट्रीटमेंट करें। उनके बुलावे पे वहां पे गए। उनकी जब हिस्ट्री ली तो उनकी हिस्ट्री में ये निकल के आया कि वो जो आहार करते हैं वो लोग गोचरी में जो बनाते हैं उसमें लोग ज्यादातर खीर, मालपुआ और इस तरीके का गुरु स्निग्ध मधुर आहार खाने में बनाते थे, जिसके बेस पे नाना ने निदान करके उनको बस्ती चिकित्सा का सुझाया। जब उनको बस्ती प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया तो उन्होंने वो प्रक्रिया लेने से मना कर दिया कि बस्ती के अलावा कोई और ट्रीटमेंट है तो आप करें। नाना जी ने उनको बस्ती की अति आवश्यकता को बताया और किसी और प्रकार की चिकित्सा को मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। जब बाद में उनके जाने के बाद वो जो उनके अनुयायी थे उन्होंने बारंबार उनको से विनय किया कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो वो साध्वी फिर बस्ती प्रक्रिया के लिए मान गए। फिर नाना जी को बुलाया गया। वो अपनी एक शिष्या जो कि वैद्या वहां पे उनसे धुले में रह के और पंचकर्म सीख रही थी, वो साथ में आई। वहां पे उनकी सहस्नेह नीरू बस्ती उनको दी गई। नाना वहीं रुके उस रात। अगले दिन जब उन्होंने साध्वी जी ने उनको नाड़ी नाड़ी देखने के लिए बुलाया तो वो बहुत प्रसन्न लग रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में पहली बार मुझे इतनी अच्छी रात में नींद आई और सुबह उठ के जो सिरशूल का कष्ट रहता था वो भी नहीं हुआ। तो ये कौन सी चिकित्सा है? ऐसा पूछने पर नाना ने बताया कि ये पंचकर्म है। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई केंद्र मालेगांव में क्यों नहीं है? ये कह के उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया और एक ही दिन में 2 से 3 लाख रुपए एकत्रित हो गए और वहां पर एक पंचकर्म चिकित्सालय प्रारंभ किया गया, जो कि आज भी सुचारू रूप से पंचकर्म विधि से लोगों को इलाज कर रहा है, लोगों को सुविधा दे रहा है। तो इसमें आपके लिए, इस केस स्टडी में आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ऐसा आहार की हिस्ट्री से क्या रूल आउट हुआ जो उनको बस्ती चिकित्सा सुझाई गई। जैसे ही आप इसको फाइंड आउट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सुना हो तो आपको इसका आंसर फाइंड करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप उसको सुने ताकि आप इसका आंसर कर पाएं। इसके बाद पिछले सेशन में जो हमने रिच वैद्य केस स्टडी में केस डिस्कस किया था डायलिसिस में वमन, उसके 2 रीजन मैंने आपको बताए थे और उसका एक रीजन था जो चर्क विमान स्थान में वर्णित है, नाभि स्तनांतरम मध्य जंतोर आमाशय इति स्मृत है के आधार पे नाभि और स्तनों के मध्य का सारा एरिया आमाशय में आता है। तो इसके अनुसार जो वृक्क किडनीज हैं वो भी आमाशय का पार्ट है और आमाशय कफ का स्थान है। तो इस आधार पे उसमें वमन करवाया गया। इसके अलावा दूसरा रीजन है, वो थोड़ा सा तो आपको आज के सेशन में क्लियर होगा जब हम दोष दुष्य आश्रय आश्रय भाव करेंगे, और कुछ उसका आपको क्लियर होगा जब हम अवयवों की उत्पत्ति वाला हमारा लेक्चर रहेगा। तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक वात पित्त कफ पे है। वात पित्त कफ एक तरह से आधारशिला है आयुर्वेद की। पिछले लेक्चर में सेशन में हमने समझा था कि इनकी उत्पत्ति किस तरह से पंच महाभूतात्मक आहार के सेवन से उत्पत्ति होती है, और हर एक दोष में जैसे वात वायु और आकाश से बना है, पित्त अग्नि और कफ जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता से बना है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है दोष धातु वात पित्त श्लेष्मान एव देह संभव हेतु है।
ये देह संभव हेतु भी हैं और अगर ये विकृत हो जाते हैं तो ये प्रलय का हेतु भी हैं। एक दूसरी परिभाषा जो कि हमारे लिए यहाँ ज्यादा महत्व रखती है वो अष्टांग हृदयकार ने कोट किया है, दोषा एव ही सर्वेषाम रोगानाम एक कारणम, सभी प्रकार के रोगों का एक कारण दोष है। जब 3 प्रकार का जो निदान ऐसात्म इंद्रियार्थ संयोग, कर्म और काल का अतियोग, अयोग या मिथ्या योग, इनसे सबसे पहले दोष प्रकोपित होते हैं। दोष फिर दुष्यों को और दोष और दुष्य मिलके मलों को और मलायतनों को दूषित करते हैं। तो सभी प्रकार की संप्राप्ति में दोष एक प्रधान रूप से कारण रहता है। दोष को हमें फाइंड आउट करना होता है, उसके स्थान को, कि वो अपने स्थान में है या दूसरे के स्थान में गया है। तो सारी चिकित्सा में ये एक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से समझें। ये बेस है जिसके ऊपर हमारा सारा चिकित्सा का पार्ट टिका हुआ है। इसको स्टार्ट करेंगे। एक पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे तैयार की है। ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। जितना एक शब्द नहीं समझा सकते उससे ज्यादा एक पिक्चर समझा देती है। तो इससे भी हम वात पित्त कफ के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो पहले हम कुछ चीजों को समझेंगे और साथ में फिर वहां पर भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वात निरुक्ति, वा गति गंधनियो। तो गति मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट रिलेटेड जो भी बॉडी में कार्य हो रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कि वात अमूर्त है, उसको देखा नहीं जा सकता पर उसको अनुभव किया जा सकता है। और हम उस हर तरह से जब पूरे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जो फूड की मूवमेंट होती है या हाथ पैरों की मूवमेंट, शुक्र आर्तव का स्राव, गर्भ का निष्कासन और अन्य भी प्रकार की जो भी मूवमेंट्स बॉडी में है वो वात दोष के कारण है। अग्नि से संबंधित कर्म पित्त तप संतापे, अग्नि से संबंधित जो भी वर्क हो रहा है वो पित्त दोष के कारण हो रहा है। और श्लेष आलिंगने, स्नेह अंश बॉडी में लुब्रिकेशन का वर्क, ग्रोथ रिलेटेड जो भी कुछ है वो श्लेष्मा के कारण है। शरीर में इनके स्थान तो आचार्य वाग्भट ने कोट किया है अष्टांग हृदयकार ने सूत्र स्थान के पहले ही चैप्टर में। ते व्यापिनो अपि हृन नाभ्योर अधो मध्य उदर्भ संश्रय। हृदय और नाभि के अधो भाग में वात दोष, मध्य में पित्त और हृदय के ऊपर कफ का स्थान है। ये पॉकेट साइज जो मैंने बनाया है हृदय है। तो ये इनका स्थान है और डिटेल डिस्क्रिप्शन इनकी अभी हम करेंगे। लोक में जैसे हवा है वैसे शरीर में वात है। जैसे लोक में सूर्य है, शरीर में पित्त है, चंद्रमा है, ऐसे कफ है। फिर इनके गुण हैं। किसी को भी अगर आपको समझना है तो आप उसको उसके गुण के आधार पे उसके कर्म होते हैं, उसी आधार पे फिर स्वभाव का निर्माण होता है। तो गुण कर्म स्वभाव को अगर जानना है तो हमें उनके गुण और कर्म को जानना होगा। तो दोषों के क्या गुण हैं, इसको एक वृद्ध व्यक्ति, वात के गुणों को आप एक वृद्ध व्यक्ति के एग्जांपल से समझ सकते हैं। कोई 70, 80 या 90 साल का कोई वृद्ध व्यक्ति जो डंडे के सहारे चलता फिरता है, दुबला पतला है, बॉडी पे ड्राइनेस है, रुक्षता है, पहले हट्टा कट्टा था अब लघुता आ गई है, काफी वजन गिर गया है, तो रुक्ष शीत ठंड बहुत लगती है और चल गुण है, कांपता है। तो ये सब वात दोष के गुण हैं। पित्त जैसा कि आपको बताया था जो यकृत से और सिक्रेट होता है और बाइल जिसको बोलते हैं वो पित्त है। पीत वर्ण का होता है, स्नेह अंश से युक्त होता है, द्रव होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है। जो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि शरीर में पित्त के अतिरिक्त कोई अग्नि नहीं है, पित्त ही अग्नि है। इसके बाद कफ गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल, श्वेत वर्ण का होता है। अब ये हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये तो श्लोक फॉर्म में तो हम इसको हमेशा पढ़ते आए हैं, कोई पीजी की प्रिपरेशन तो हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। ये अप्लाइड कैसे है, तो ये इस सेंस में अप्लाइड है जैसे हम एक अश्मरी के एग्जाम्पल से समझेंगे। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अश्मरी श्लेष्म आश्रया होती है। तो कफ आमाशय में स्थान, तो जो वृक किडनी स्टोन है या फिर गाल स्टोन,
दोनों में क्या होता है बेसिकली, वात का रुक्ष गुण आमस्यगत कुपित वात कारण रहता है गाल ब्लैडर स्टोन का, और पक्वाशयगत कुपित वात कारण रहता है किडनी स्टोन का। तो रुक्ष गुण, वात का रुक्ष गुण पित्त के उष्ण गुण के साथ समूर्छित होके, और श्लेष्मा आमस्य श्लेष्मा का आश्रय है, तो श्लेष्मा के स्नेह अंश को, स्निग्धता को सुखा के और स्टोन फॉर्मेशन होती है। डिटेल हम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे किडनीज के अंदर भी आमाशय, पश्चिमाशय, पक्वाशय इसी तरह की संप्राप्ति बनती है, गाल ब्लैडर के अंदर भी। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आश्यो का प्रकरण करेंगे वहां पर। इसके बाद टाइप्स, तो टाइप्स में इनके जो नाम होते हैं वो स्थान और कर्म के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे वात एक ही है, वो किस स्थान पे है, क्या कर्म कर रहा है, उसके अनुसार उसको 5 में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से एक ही प्रकार के पित्त को 5 में, और एक ही प्रकार के कफ को फिर 5 में। बेसिकली जैसे हम बात करें हिक्का श्वास की, हम यहाँ देखेंगे कि प्राणवायु की विकृति से हिक्का श्वास होते हैं, पर वहां हिक्का श्वास में कहा गया कफ वातात्मक वे तो पित्त स्थान समुद्भवो। कफ और वात वहां डायरेक्ट आया, वहां कोई प्राणवायु ऐसे शब्द यूज नहीं किया है। तो वायु एक ही है, वो स्थान के अनुसार और उसके कर्म के अनुसार उसको यहाँ पे 5 में डिवाइड किया है। अगर वो मुख मूर्धा प्रदेश में है, आहार को अंदर लेके जाने का कर्म उसमें से हो रहा है, तो वो प्राणवायु है। कंठ में स्थित है, बोलने का कार्य हो रहा है, तो उदान वायु है। आम पक्वाश्यचर अग्नि को बल प्रदान कर रही है, समान वायु है। सर्वदेह में रस का संवहन, स्वेद और रक्त का स्राव अगर उससे हो रहा है तो वो व्यान वायु है। और श्रोणी गुदा में पक्वाशय में स्थित है, और सभी वायुओं में प्रधान है, सभी को जो नियंत्रण करने का कार्य हो रहा है, सभी को बल प्रदान ये यहाँ से पक्वाशय में स्थित होकर करती है, तो ये अपान वायु कही जाती है। इसी प्रकार से 5 प्रकार का पित्त, पक्व आमाशय मध्य अगर है, पाचन क्रिया कर रहा है तो पाचक पित्त। यकृत प्लीहा में रह के रस से रक्त फॉर्मेशन में काम आ रहा है तो रंजक पित्त। हृदय में स्थित है साधक पित्त। नेत्र में है देखने के कार्य में आलोचक पित्त। त्वचा में रह रहा है तो भ्राजक पित्त। और त्वचा में भ्राजक पित्त का क्या कर्म होता है, जो भी हम अभ्यंग, परिषेक, अवगाहन वगैरह करते हैं तो उसका जो यूज होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करता है। इसी प्रकार से आमाशय में अन्न का क्लेदन करने से क्लेदक कफ, उर में हृदय का अवलंबन और त्रिक प्रदेश को धारण करता है तो अवलंबक कफ। कंठ में जीवामूल में रस का बोध करवाता है तो बोधक कफ। सिर में रह के सभी ज्ञानेंद्रियों का तर्पण करता है तो तर्पक कफ। और संधियों में रहता है तो श्लेषक कफ। अब यहाँ पे देखने की बात यह है, अभी हमने उर प्रदेश में स्थित अवलंबक कफ की अगर बात करें तो हृदय का अवलंबन करता है, त्रिक प्रदेश को धारण करता है, लोअर बैक। तो वहां पे 2 तरह की संप्राप्ति बनती है। कोई भी अगर लोअर बैक एक का पेशेंट आपके पास आता है तो बाकी फाइंडिंग्स के अलावा आपको ये देखना होता है कि उसमें कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट है या विशुद्ध वात है। अगर विशुद्ध वात है तो आपको वहां पे स्नेहन करवाना है, कटिवस्ती वगैरह का प्रयोग आप कर सकते हैं, फिर स्वेदन करवाना है। और अगर कफ के साथ वात है, कफ के साथ वात की संप्राप्ति है, कफावृत वात है, तो फिर आपको रुक्ष स्वेद वहां पे करवाना है। फिर डायरेक्ट नाड़ी स्वेद आप देंगे, उसमें स्नेहन वगैरह नहीं करेंगे। तो ये 5 प्रकार में विभाजित हो गए हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कफ के स्थान की पहले बात करते हैं तो क्लेदक कफ आमाशय जो स्टमक से लेके और फिर उसके बाद सिर, कंठ, उर प्रदेश सारा अपर एरिया में डोमिनेट कर रहा है कफ। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पिछली बार हमने देखा भी था, वहीं से समझते हैं कि पश्चिमाशय जो ड्यूोडेनम ग्रहणी का जो एरिया है, इसके अलावा यकृत प्लीहा, यहाँ हमने देख लिया ये हृदय और नाभि के मध्य के एरिया में पित्त डोमिनेट कर रहा है। तो वो पित्त की उष्णता को, जैसे अग्नि का स्वभाव होता है उदरगमन, तो आचार्य सुश्रुत ने वहां पे कोट भी किया है कि पित्त और कफ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी वर्क करते हैं। तो पित्त की जो ऊपर अग्नि जाएगी वो आमाशय उसको अपने तक रखता है, तो उसके ऊपर कफ स्थित हो गया।
मध्य में ये हृदय और नाभि के मध्य में यकृत, प्लीहा, पक्वाशय और इसके अलावा जो अश्मरी की संप्राप्ति की अभी हम बात कर रहे थे, तो उस आधार पे आप देखेंगे कि वृक में, किडनीज में भी और सारा गाल ब्लैडर में तो है ही, पित्त स्टोर होता ही है। तो उस तरीके से सारा जो एरिया है ये मेन मुख्य रूप से पित्त का कार्य क्षेत्र है। और अपान वायु जैसा कि बताया था कि पक्वाशय में लार्ज इंटेस्टाइन के क्षेत्र में स्थित होके और सारे स्थान के वायु को नियंत्रण करता है, उनको बल प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये मुख्य क्षेत्र हो गया वात का। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो अभी आपको बताया था एक वृद्ध व्यक्ति के एग्जाम्पल से, बूढ़ा जिसके हाथ में डंडा है, तो वो कहता है कि वात जिसकी लाठी उसकी, तो इस आधार पे उसने कहा कि भाई यहां मैं रहूंगा नीचे, ये मेरा क्षेत्र हो गया। पर कफ ने कहा कि इट्स अगेंस्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैं भारी हूं, मेरे को सबसे नीचे होना चाहिए। पर वात ने कहा नहीं, वात के जो पर्याय हैं आप देखेंगे, जो ईश्वर के, आत्मा के सभी पर्याय हैं वो वात के हैं। और वात की बहुत फलश्रुति एक शास्त्र में भी हमारे वात कला के लिए अध्याय अलग से है, बहुत मेंशन्ड है। तो वात ने कहा नहीं, डोमिनेटिंग मैं हूं, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगुओ मलधात्व, बाकी तो सब पंगु हैं, मैं ही सबको एक स्थान से उभाड़ के दूसरे स्थान पे ले जाने वाला हूँ, सारा मूवमेंट रिलेटेड वर्क मेरा है, तो मैं यहाँ पे रहूंगा। ये डिसाइड वात ने कर लिया। अब और एक और कहा कि मेरे तो 80 नानात्मज, मैं अकेला 80 विकार करता हूँ, नानात्मज विकार सबसे ज्यादा, तुम दोनों के मिला के भी इतने नहीं है, तो मेरी चलेगी। तो वात ने ये अपना स्थान ले लिया। पित्त ने कहा फिर कि ये मेरा कार्य क्षेत्र है, पक्वा, मत्स्य मध्य, यकृत, प्लीहा, गाल ब्लैडर, ये सारा मेरा क्षेत्र है, तो यहाँ पे मैं डोमिनेट कर रहा हूं, यहां मैं रहूंगा। तो फिर कफ ने क्या कहा, कफ वाले गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, तुमने अपना कर लिया। अब गीता कहती है शरीर है उधर मूल अधः शाखा, तो उस आधार पे मैं तो मूल में हूं, ठीक है, ये एरिया मेरा, ऊपर का मेरा। तो ये सिर्फ समझने को है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरी एक और चीज है, जैसे अग्नि का स्वभाव होता है उधरमुखी, ऊपर की तरफ चलना। अब वात अगर यहाँ पे बढ़ता है तो वो अग्नि को, अगर जहां भी होगा कि जैसे कभी जंगल में कोई फायर ब्रेकडाउन हो जाती है, तो अगर वात हवा चल रही होती है तो फायर बहुत जल्दी फैलती है। इन सबको एक बैलेंस करने का भी एक तरीका है कि कफ में जल तत्व ज्यादा है, ये नीचे हवा है, फिर बीच में अग्नि, ऊपर जल, तो बैलेंस है, एक बैलेंस रहता है। इसके बाद आप देखें, नेक्स्ट है कर्म। कुछ मुख्य कर्म जो चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। स्रंस, व्यास, तोद, संकोच, कंप, श्यावर और रुणवन। स्रंस किसी चीज को एक स्थान से हटा देना, जैसे कि आप देखेंगे कि वर्टिब्रास के केस में ही देखेंगे, L4 L5 में, L5 S1 में गैपिंग हो जाती है, तो वात स्रंस जो कारण है वो वात दोष का कारण है। व्यास किसी अंग को फैला देना। तोद, कहा भी गया है वात के बिना शरीर में वेदना नहीं होती, पित्त के बिना पाक नहीं होता, कफ के बिना पूय, पस फॉर्मेशन नहीं होती। और वैसे भी बूढ़े आदमी के हाथ में डंडा है, डंडे से क्या होगी, वेदना। तो वेदना वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, वात के कारण होती है, यानी कि किसी भी डिजीज में अगर आता है कि पेन सिम्टम मिलता है तो वो वात दोष के कारण है। संकोच, अंग को संकुचित कर देना। कंप, वात का चल गुण यहाँ पे बढ़ जाता है, जैसे पार्किंसंस में कंपवात, तो कंप, श्यावर और रुणवन। इसी तरह पित्त अगर अपने कर्म, क्या क्या कर्म दिखाएगा, तो दाह, राग, रेडनेस, ऊष्मा, जब स्पर्श करेंगे तो ऊष्म स्पर्श महसूस होगा। इसके अलावा स्वेद, अत्यधिक स्वेद आना, कोथ, गैंग्रीन फॉर्मेशन, ये पित्त दोष के कारण है। और कफ की बात करें तो प्रधान लक्षण मिलता है कंडू। इसके अलावा शीत, शीत दोनों में होता है, यहाँ शीत कफ में डोमिनेट करता है, बच्चों को भी ठंड से बचाना होता है शीत से। शोफ और श्वेत वर्ण का होता है। तो इसमें समझने की बात क्या है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लो अधोनाभि के क्षेत्र में किसी को, लोअर बैक में और इस पूरे एरिया में, दोनों पैरों में कोई, जैसे एग्जांपल हम शुरू से एंड तक कुष्ठ का ही लेके चलेंगे, कुष्ठ व्याधि में मान लो अधोनाभि क्षेत्र में ही सारा अगर
त्वचा की इन्वॉल्वमेंट, इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर पूरी हो रही है नीचे के एरिया की, और उसमें कहीं दाह मिल रहा है, अगर मान लो दाह लक्षण डोमिनेट मिल रहा है, उष्मा, तो हम समझ लेंगे कि वात के स्थान में पित्त का यहाँ पे आगमन हुआ है। और अगर इसमें कंडू लक्षण प्रधान रूप से मिलता है तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वात के स्थान में व्याधि है और कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट इसमें है। ऐसे दोष की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट करना होता है। इसके बाद आप देखेंगे वृद्धावस्था में वात का प्रकोप होता है, मध्यम अवस्था युवावस्था में पित्त का और बाल्यावस्था में कफ का। तो कहा भी गया है प्राय स्निग्धा सदा बाला, बच्चे प्रायकर स्निग्ध होते हैं, तो इसलिए जब बच्चों का वमन वगैरह करवाना होता है तो उसमें उनका स्नेहन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो दुग्ध वगैरह आहार ऐसा ही मधुर स्निग्ध इसी प्रकार का पिछल यही आहार विहार उनका चल रहा होता है, तो उनका डायरेक्ट आप वमन वगैरह करवा सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है दोष और दोषों का आश्रय आश्रय भाव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अस्थि में वात का आश्रय है, रक्त में और एक मल होता है स्वेद, उसमें पित्त का आश्रय होता है, और बाकी जो धातुएं बच गई रस मस मेद मज्जा और शुक्र, इनमें कफ का आश्रय आश्रय भाव रहते हैं। तो यहां से जैसे मैंने बताया भी था डायलिसिस में वमन के कंसेप्ट में भी एक पॉइंट यहां से क्लियर होगा, और एक जाके फिर जहां अवयव की उत्पत्ति हम करेंगे वहां से आपको क्लियर होगा। तो ये थ्रू आउट आपने समझ लिया वात पित्त कफ का। इसके अलावा आपके लिए थोड़ा होमवर्क रहेगा, अष्टांग हृदय का 11th एंड 12th चैप्टर मैं पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूं, और अभी भी उसको इवेलुएट करता रहता हूं, उसका अवलोकन करता रहता हूं। तो वो 11th एंड 12th चैप्टर वात पित्त कफ की वृद्धि क्षय, धातुओं की वृद्धि क्षय के लक्षण, वो उसको थोड़ा आपने पढ़ना है। बाकी तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रियाकाल, संचय प्रकोप, प्रसर प्रकोप आदि का जो सब करेंगे, तो आगे से आगे आप उसको करते चले जाएंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही। जो आंसर अगर आपने पिछला लेक्चर आपने सुनना है, उस जो फाइंड आउट करना है उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। इस लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देता हूं। सबका मंगल हो। नमस्कार।